हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बच्चों, चैप्टर की स्टार्टिंग फुटबॉल फुटबॉल के गेम के बारे में बताते हुए की गई है कि फुटबॉल, जैसा कि हम इसके नाम से ही देख सकते हैं कि यह फुटबॉल में पैरों से खेला जाने वाला गेम है और गोलकीपर के अलावा इसे कोई भी हाथ में नहीं ले सकता है। यही इस गेम का मेन पॉइंट भी है। अगर प्लेयर के थ्रू बॉल को हाथ में लेकर खेला जाता है तो वह फुटबॉल गेम नहीं माना जाता है। सेम हॉकी, क्रिकेट एक्सेट्रा अदर गेम के भी अपने रूल रेगुलेशन होते हैं। यही रूल रेगुलेशन जो गेम में होते हैं, उन्हीं के थ्रू इनको आइडेंटिफाई भी किया जाता है। बच्चों, जैसा कि आपको गेम के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और उसके रूल्स और रेगुलेशन के बारे में भी। बच्चों, इसी तरह हर सोसाइटी के भी कुछ अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। उन्हीं से हमारी सोसाइटी का स्वरूप तय होता है। जिस तरह अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू हम पर्टिकुलर गेम को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसी तरह डिफरेंट सोसाइटी के बीच रूल्स रेगुलेशन के थ्रू ही पर्टिकुलर सोसाइटी का पता चलता है। बड़ी बड़ी जो सोसाइटी होती है, उनमें डिफरेंट ग्रुप्स एक साथ रहते हैं। वहाँ जो भी रूल रेगुलेशन बनाया जाता है, उसमें मोस्टली सबकी सहमति होती है। इन मॉडर्न कंट्रीज द consensus is usually available in written form, a written document in which we find such rules in called a constitution. आधुनिक देशों में यह सहमति रिटन वे में मिलती है और जिस डॉक्यूमेंट में ऐसे रूल्स मिलते हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 6th और 7th में भी पढ़ चुके हो। क्या कभी आपने सोचा है कि व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन, हु रोट इट? हम इस बुक में इन्हीं इश्यूज के बारे में बात करेंगे। Why does a country need a constitution? किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? बच्चों, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार इन 1930 बच्चों ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली मीन संविधान सभा के गठन की मांग को अधिकृत नीति में शामिल किया गया। And in 1946 Indian Constitution was organized. Between December 1946 and November 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India. बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि 150 इयर्स तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल किया था। इसलिए बच्चों, आफ्टर 150 years of British rule, the members of the Constituent Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce. 150 years ब्रिटिश रूल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना आसान नहीं था, पर कंस्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू इस टास्क को पूरा किया गया। यहाँ पर जो पिक्चर बनी हुई है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वो एड्रेस कर रहे हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली को। जैसा कि आपने देखा कि जिस तरह किसी गेम को खेलने के लिए रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत होती है, उसी तरह आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। आमतौर पर सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में यह उम्मीद की जाती है कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिस कंट्री के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो वे सभी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। बच्चों, द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस। बच्चों, इसके बेस पर पीपल अपनी कंट्री को अपनी इच्छा और अपने ड्रीम के थ्रू सर्व करता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारी सोसाइटी का मूलभूत स्वरूप स्वरूप क्या हो यह तय करता है। अ कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज और पीपल who share
certain belief. लेकिन बच्चों यह जरूरी नहीं है कि वह सारे इश्यूज पर एक दूसरे के साथ सहमत हो। कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स रेगुलेशन को का ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसे भी यह तय करते हैं कि उनकी गवर्नमेंट किस तरह की होगी, बल्कि उन आइडियलिज्म आदर्शों पर भी साझी समझ को बढ़ाते हैं। that they that they all believe the country should uphold mean. वे सभी मानते हैं कि देश को आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर जो छोटी सी आपको पिक्चर दिखाई गई है नेक्स्ट पेज पर, वेरी गुड, दिखाई गई है वो नेपाल में डेमोक्रेसी लाने के लिए जो स्ट्रगल किया गया है उसके बारे में है। 1990 में हुई स्ट्रगल के बाद डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई जो 12 साल तक ही कायम रही। 2002 तक, क्योंकि इन अक्टूबर 2002 किंग ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओइस्ट संगठनों के बढ़ते हुए प्रभाव का जो उसका प्रभाव बढ़ रहा था उसका बहाना बनाकर आर्मी की हेल्प से जो गवर्नमेंट के जितने भी जो वर्क थे उसको अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया। फिर फैब 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली। नवंबर 2005 में माओइस्ट ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साइन अ 12 पॉइंट एग्रीमेंट। बच्चों, ये जो 12 पॉइंट का एग्रीमेंट है साइन माओइस्ट के थ्रू हुआ था। इससे लोगों को अपनी कंडीशन और खराब होती हुई दिखाई देने लगी। पहले ही ज्ञानेंद्र ने सब कुछ अपने अंडर में ले लिया, ऊपर से ये साइन हो गया। क्योंकि एक तो ज्ञानेंद्र ने गवर्नमेंट को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था और अब ये मॉनिस्ट अग्रीमेंट, इसलिए जो डेमोक्रेसी को लेकर संघर्ष नेपाल में चलता आ रहा था वो अब और भी ज्यादा तेज हो गया। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी जाने वाली छोटी मोटी कंसेशन रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में द किंग restored the third parliament and asked the political parties to ask the government. In 2007, Nepal adopted an interim constitution. बच्चों, इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल से हमें यह पता चलता है कि नेपाल में पहले कॉन्स्टिट्यूशन था और वहां जब पहले कॉन्स्टिट्यूशन था तो फिर उसे नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ कि पहले नेपाल में मोनार्च गवर्नमेंट थी और उस टाइम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उसी बेस पर था। 1990 में बड़ा नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन उसी बेस पर था, इसलिए नेपाल के लोग काफी लंबे समय से डेमोक्रेसी के लिए रिवॉल्ट कर रहे थे या जन आंदोलन कर रहे थे। आखिरकार 2006 में उन्हें मोनार्च सिस्टम को खत्म करने में बड़ी कामयाबी मिली तथा अब वह एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे जिसमें मोनार्च नहीं डेमोक्रेसी सिस्टम हो, अर्थात राजतंत्र नहीं लोकतंत्र हो। डेमोक्रेसी का सेकंड मेन एम होता है द नेचर ऑफ अ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. In countries that have adopted a democratic form of government or polity, the Constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. बच्चों, डेमोक्रेसी में हम अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं ताकि वो हमारी ओर से पावर का सही से यूज कर सके। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि जिस लीडर को हम चूज कर रहे हैं वो कहीं पावर का मिसयूज ना करे। पर अगर ऐसा होता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अगेंस्ट सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं। लीडर के थ्रू आउट पावर के मिसयूज को दोबारा मैं बताती हूँ, लीडर्स के थ्रू आउट पावर के मिसयूज से पीपल के साथ अन्याय हो सकता है, जैसा कि ये नीचे पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है।
सुरेश क्लास का मॉनिटर है और वह एक बुली बॉय है, मीन दबंग लड़का है। उसके क्लासमेट भी उसे पसंद नहीं करते हैं। मिसेस राव द क्लास टीचर कुछ अर्जेंट वर्क से क्लास छोड़कर बाहर बाहर जाना चाहती है। वह सुरेश को क्लास माइंड करने के लिए खड़ा करके चली जाती है। अब सुरेश को क्लास माइंड करने का मौका मिल जाता है तो वह अनिल को तंग करने लगता है और अनिल कहता है कि मैंने क्या किया। तब मिसेस राव क्लास में आती है। वह मैम को कहता है कि जब आप क्लास से बाहर गई हुई थी, अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था और वह मेरी बात नहीं सुन रहा था। अब मिसेस राव ने अनिल की तरफ पॉइंट आउट किया और कहा कि अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यही रुकना पड़ेगा। यू विल राइट 100 times आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर। मैं क्लास मॉनिटर को तंग नहीं करूंगा। अनिल ने बोला, बट मैम, आई डिड नॉट डू एनीथिंग। बच्चों, इस छोटी सी स्टोरी से के थ्रू हमें यह सीखने को मिला कि पावर का गलत हाथों में जाने पर पावर्स का किस तरह से मिसयूज हो सकता है। बच्चों, इन द एंड ऑफ दिस पार्ट फर्स्ट हमने गेम और कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में समझा। वो हमारे लिए क्यों जरूरी है ये समझा। नेपाल कैसे मोनार्क सिस्टम से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कैसे आई ये समझा और एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू हमने किस तरह पावर का मिसयूज हो सकता है यह देखा। बच्चों, आज का पार्ट मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। अब हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बच्चों, इसे प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट किसी और को भी मिल सके। सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मुझसे किसी टॉपिक के बारे में कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।